शहडोल में 4000 से ज्यादा किसान धान के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। 1.5 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी किसानों को धान खरीदी का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसान परेशान हैं। देखिए खास रिपोर्ट। शहडोल में समर्थन मूल्य में धान बेचकर किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। शहडोल जिले के 4000 से ज्यादा किसानों का धान खरीदी का लगभग 80 करोड़ रुपयों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे किसान परेशान हैं। लगभग 4000 से अधिक किसानों का 80 करोड़ रुपए अब तक खाते पे नहीं पहुंचा है। आपको हम बता दें कि किसानों ने शहडोल जिले में एनसीसीएफ को धान बेची थी, लेकिन धान उपार्जन की 23 जनवरी अंतिम तारीख थी और उसके बाद इनका पैसा इनके खातों में आ जाना चाहिए। लेकिन धान खरीदने के बाद एनसीसीएफ कंपनी किसानों के खाते में पैसा डालने में लगातार हीला हवाली करती रही, जिसके चलते 2 माह बीत रहे हैं और आधे से अधिक किसान, जिसमें 4000 किसान बाकी है और उनका लगभग 80 करोड़ रुपए की जो राशि बाकी है वो अब तक किसानों के खाते पे नहीं पहुंची है। मध्य प्रदेश में 23 जनवरी को धान उपार्जन समाप्त हो गया, लेकिन मार्च महीने तक इन किसानों के खातों में पैसा नहीं आया है, जिसके चलते किसान पुराना कर्ज तक नहीं दे पा रहा है। भैया हमको धान दिए 2 महीना हो गया और 2 महीना से यही बोला जा रहा है कि आपके खाते में पैसा बहुत जल्द आएगा, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि पैसा ही नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं और साल भर से परेशान रहता है किसान की। हम बरसात की खेती करने के बाद धान अगर सोसाइटी में देते हैं तो हमको जल्द से जल्द रुपया मुहैया हो ताकि हम आगे की खेती कर सकें। उसमें हमारा जीवन यापन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है। महीनों सोसाइटी कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने के बाद भी किसानों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में किसानों ने होली के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। समस्याएं देखिए क्या है, हम लोग एनी टाइम किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों के लगातार संपर्क में हैं। किसानों के दुख दर्द के लिए हम अपने जनप्रतिनिधि से ऊपर सांसद, विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने कहा भी है। उन्होंने कहा हमने सीएम साहब से बात की है और जल्द से जल्द भुगतान होगा। अब हमको भी ये कहने में खेद हो रहा है कि सामने होली का त्यौहार है और उनको जल्द से जल्द भुगतान मिलना चाहिए और सरकार हमारी जल्द से जल्द उनको भुगतान कराएगी। किसानों की समस्या की जानकारी अधिकारियों को भी है। अधिकारियों का कहना है कि धान की खरीदी एनसीसीएफ ने की थी और कंपनी ने अभी तक किसानों को भुगतान नहीं किया है। इसकी जानकारी सरकार को दे दी गई है। जिले की लगभग 4000 किसानों का भुगतान शेष है, जिसकी राशि लगभग 78 करोड़ के आसपास होगी। एनसीसीएफ एजेंसी धान खरीदी किया इस साल। एजेंसी वाले तो कह रहे हैं कि अभी हम 2-3 दिन में कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ऐसे शासन को अवगत कराया जा चुका है कि एनसीसीएफ वाले भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को भारी परेशानी हो रही है। होली आने वाली है, उसके बावजूद 4000 से अधिक किसानों का लगभग 80 करोड़ रुपए उनके खाते में नहीं पहुंचा है। किसान संघों ने भी अब ये चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो होली के बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी। सवाल है कि जहां जहां अंधेरा यानी कमियां हैं, वहां रोशन करने के लिए क्या सरकार के पास उतने चिराग यानी फंड है? सरकार जो चाहती है उसे हकीकत में तब्दील कर पाना क्या इतना आसान है? देखिए ये खास रिपोर्ट। शेरो शायरी के साथ एमपी के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी विधानसभा में साल 2025-2026 का बजट पेश किया। करीब 1.5 घंटे के इस बजट भाषण को जगदीश देवड़ा ने ख्वाहिशों का बजट करार दिया। बजट की शुरुआत उन्होंने गीता के श्लोक के साथ की तो बाद में एक शेर भी पढ़ दिया। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सके हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। यानी सरकार हर उस जगह दिया जलाना चाहती है जहां अंधेरा यानी कुछ कमियां हैं, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि दिया जलाने के लिए तेल लगता है यानी पैसा, और पैसे के मामले में एमपी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। देवड़ा ने नए वित्त वर्ष के लिए कुल 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया, जबकि प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बावजूद इसके सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की है।
लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र शासन की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इन हितग्राहियों को बीमा तथा पेंशन के लाभ भी प्राप्त हो सके। इस वर्ष आईटीआई विहीन 22 विकास खंडों में नवीन आईटीआई प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आईटीआई की संख्या बढ़कर 958 तथा प्रशिक्षण क्षमता कुल 1,21,000 सीटों की हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा। सरकार ने लाडली बहना योजना में किश्त की राशि नहीं बढ़ाई है, पर लाडली बहना को पेंशन योजना से कनेक्ट करने की बात कही है। जनता के लिए राहत की बात यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। औद्योगिक विस्तार के लिए 39 नए क्षेत्र बनाने का ऐलान किया गया है। सरकार का दावा है कि औद्योगिक विस्तार से 3 लाख रोजगार मिलेंगे। सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज का ऐलान किया गया है। प्रदेश में 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे, जिससे कुल आईटीआई की संख्या 958 हो जाएगी। साथ ही सरकार ने 3 लक्ष्य भी रखे हैं। ये हैं विकसित मध्य प्रदेश, जनता का खुशहाल जीवन, महिलाओं का आत्मगौरव। बजट के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की जमकर तारीफ की और इसे हर वर्ग का बजट करार दिया। देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है, खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने किस मद में कितना पैसा खर्च करने की योजना बनाई है। धान प्रोत्साहन राशि के लिए 850 करोड़ रुपए का ऐलान, फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान, किसान कल्याण योजना के लिए 5220 करोड़ रुपए, पीएम कृषक मित्र योजना के लिए 447 करोड़ रुपए, किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19,208 करोड़ रुपए। बजट में महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए 18,669 करोड़ का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खास बात ये रही कि इस बार बजट भाषण के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वो दर्शक दीर्घा में बैठे। बजट के बाद उन्होंने मोहन सरकार को बधाई दी। ये बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। ये बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कृषि और निवेश के बढ़ाने के सारे प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। आंकड़े शानदार दिख रहे हैं। बीजेपी और सरकार जमकर तारीफ कर रही है, लेकिन कांग्रेस को इन सब से अलग कर्ज की बेड़ियों में जकड़ा एमपी नजर आता है। बजट के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। गले में जंजीरें थीं और हाथों में तख्तियां। नेता प्रतिपक्ष ने बजट को झूठ का पुलिंदा करार दे दिया। झूठ और लूट का बजट सिर्फ आंकड़ों की जादूगिरी। बजट में ना किसानों की बात है, ना नौजवानों की बात है, ना माता बहनों के सम्मान की बात है, ना ग्रामीण विकास की बात है, सिर्फ ना शिक्षा की बात है, ना स्वास्थ्य की बात है, ना रोजगार की, सिर्फ झूठ और लूट। वही पिछली बार का बजट, उसको पढ़ा जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब कांग्रेस विधायक दल साथियों ने इसका बहिष्कार किया और सब बाहर आए लोग। इसी सरकार ने कहा था हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन जांच कराने की जगह उन जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। क्यों किया? अब किया ना, ये झूठ बोल रही है सरकार। किसान के लिए क्या है इसमें बताएं। इन्होंने वादा किया था 3100 का दाम देंगे, धान का दे रहे हैं क्या? 2700 की बात की, गेहूं की दे रहे हैं क्या? 24 घंटे बिजली की बात करने वाली सरकार 10 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही। आप बताइए, किसान को समय पर खाद नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। ये जनता के हित में नहीं है, जनता के सर पर कर्ज की पोटली है। सरकार कहती है ये ख्वाहिशों वाला बजट है, कोशिशों वाला बजट है। विपक्ष को इसमें उम्मीद कम, नाउम्मीदी ज्यादा नजर आती है। लेकिन देखना यह है कि कर्ज के भारी बोझ के साथ सरकार कैसे अपनी कोशिशों से जनता की ख्वाहिशें पूरी कर पाती है।
एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर विधानसभा परिसर में खूब रंग गुलाल उड़े। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे के साथ जमकर होली खेली। सीएम साय, रमन सिंह, भूपेश बघेल ने विधायकों को रंग लगाया। देखिए रंग से सराबोर छत्तीसगढ़ के विधायकों की खास होली हमारी इस खास रिपोर्ट में। जहां सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ की उस विधानसभा में जमकर रंग गुलाल उड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के होली मिलन समारोह में क्या पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई रंग से सराबोर नजर आया। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, सीएम साय और मंत्रियों के साथ विधायकों ने जमकर होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाया। विधायकों ने फाग गाया, जमकर ठुमके लगाए, एक दूसरे के साथ खूब डांस किया। तो सीएम साय भी अलग ही रंग में नजर आए। सीएम ने भी होली की परंपरा निभाते हुए नगाड़ा बजाया। होली त्योहार ही ऐसा है जहां गिले शिकवे मिटाकर हर कोई सिर्फ एक ही रंग में रंगा नजर आता है। ऐसा ही नजारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के होली मिलन समारोह में देखने को मिला। बीजेपी कांग्रेस के विधायकों ने एक दूसरे को जमकर रंग लगाया और एक दूसरे के साथ डांस किया। होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और सीएम विष्णुदेव साय ने फाग गाया, ढोल बजाए, एक दूसरे को रंग लगाया और सभी को होली की बधाई दी। होली है, होली में सारे विधायक सम्मिलित हुए हैं, खुशी के साथ फाग चल रहा है, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, पक्ष विपक्ष सब एक साथ है। पूरे प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ विधायक दल में हम लोग होली खेल रहे हैं, पक्ष विपक्ष पूरा एक साथ, ये रंगों का पर्व, भाईचारे का पर्व हम लोग मना रहे हैं। होली मिलन समारोह में महिला विधायक भी कहां पीछे रहने वाली थी। महिला विधायकों ने भी जमकर होली खेली। मैं तो बस सबकी कहना चाहूँ, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ के सब गाय दीदी काका बाप श्याम मल्ला आज होली के पावन पर्व विधानसभा में मनाया जाए, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मजा आ रहा है। देखिए होली का त्योहार है, निश्चित है सबको मजा आ रही है। होली खेलने में सभी को मजा ही आता है। पहली बार है ना और बिल्कुल ये पहली बार जीवन के लिए नहीं है, हर वर्ष आता है होली का त्योहार। आज विधायक के रूप में होली खेलने का अवसर मिल रहा है। सभी विधायक, सांसद, मंत्री लोगों के साथ, सीएम साहब के साथ, हमारे अध्यक्ष जी के साथ तो बड़ा आनंद आ रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार आने का मौका मिला सबके साथ में एक साथ होली खेलने का। पूरे प्रदेशवासियों को मैं होली का बहुत बहुत क्या संदेश देना प्रदेशवासियों को होली पर, क्या प्रदेशवासियों को होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत हर्षोल्लास से होली खेले और साथ ही आप सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी होली को बहुत अच्छे से आनंद से उठाएं। होली के त्योहार में मैं समस्त महिलाओं को, चाहे प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये रंग बिरंग का जो रंग है उनके जीवन में ऐसी खुशहाली लाए और वो सुख समृद्धि से बढ़े। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी होली के रंग में रंगे नजर आए। बघेल ने विधायकों के साथ जमकर होली खेली। होली अभी विधानसभा में मना के जा रहे हैं और किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? परसों होली का त्यौहार है विधानसभा में, चूँकि अब छुट्टी रहेगी इसलिए पहले इसका आयोजन हुआ विधायक क्लब के द्वारा और सबको होली की बधाई और शुभकामनाएं। तमाम सत्ता पक्ष के या विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी जश्न में सराबोर हैं और सभी एक रंग में रंगे हुए हैं और सभी का संदेश ये है कि होली का जो त्योहार है उनके लिए खुशियां लेकर आए। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बिजली और पानी हमेशा से किसानों के लिए एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब महासमुंद में नकली खाद किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। कई किसानों का आरोप है कि उन्हें नकली खाद बेची गई है। देखिए खास रिपोर्ट। अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है बिजली, पानी और खाद भी। महासमुंद के किसान बिजली और पानी के लिए तो पहले से ही परेशान हैं, लेकिन अब नकली खाद ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। कभी बिजली का झटका तो अब सरकारी खाद का झटका।
महासमुंद में जो सबसे नई बात सामने निकल कर आ रही है कि किसानों की एक शिकायत बिल्कुल आम हो गई है कि सरकार से पहली बात तो खाद मिल नहीं रहा है, और जो खाद मिल रहा है उसका हाल मैं दिखाना चाहूँगा। मैं उस खेत में मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कैमरे अपने स्क्रीन में कि ये जो सफ़ेद दाने दिख रहे हैं आपको, ये खाद है, और इस खाद को 15 दिन 20 दिन पहले डाला गया है। ये हवा में घुल जाना चाहिए था, पर पानी भी नहीं मिला इसको, और हवा में भी ये घुल नहीं पाया है। तो यहाँ के जो किसान हैं, इनकी जो सबसे बड़ी शिकायत है कि खाद मिलता नहीं, और मिलता है तो हाल ये है। खेत में खाद डाले कई दिन बीत गए हैं, लेकिन खाद गलने का नाम नहीं ले रहा। जाहिर है कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। किसानों का कहना है कि उन्होंने खेत में डीएपी और राखड़ डाला था। खाद डालने के बाद डालते हैं, अच्छा अगर खाद मिलता है तो आज जैसे डाले पानी भर के तो कल घुल जा रहता है, लेकिन इस समय ऐसे खाद मिला है कि डालने के 5 दिन 6 दिन हो गया, घुलने का नाम नहीं ले रहा है। सर खाद तो पूरा नकली हो गया है, क्योंकि कब राखड़ डालते हैं तो घुलता नहीं है। खाद डाल में फायदा नहीं करते अच्छा ढंग के, ना घुलत नहीं है। ये सब कैलेंडर में डला रही खाद कोई फायदा नहीं करते। खाद सर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका यही नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है धान। डीपी एरिया और राखड़ भी डाल रहे हैं ना, पानी पे जैसे के जैसा है, घुल भी नहीं रहा है और कोई असर नहीं कर रहा है। कोई फायदा नहीं कर रहा है। कहाँ से लिए थे? मैं सोसाइटी से, खेमड़ा सोसाइटी। महासमुंद जिले में रबी की सीजन में कुल 45,098 हेक्टेयर में खेती होती है। इनमें 35,120 हेक्टेयर में धान, 2,431 हेक्टेयर में गेहूं, 3,859 हेक्टेयर में दलहन, 1,411 हेक्टेयर में तिलहन और 1,589 हेक्टेयर में विभिन्न सब्जियों की फसल ली जा रही है। महासमुंद में खेती के रकबे के हिसाब से खाद की भी डिमांड ज्यादा होती है। खाद की डिमांड के आंकड़ों की बात करें तो रबी की फसल के लिए महासमुंद में 25,152 मीट्रिक टन यूरिया, 6,532 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट यानी राखड़ खाद, 5,607 मीट्रिक टन डीएपी, 461 मीट्रिक टन पोटास और सीमित मात्रा में अन्य खाद वितरण का प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है। और इस तरीके से महासमुंद जिले में कुल 39,382 मीट्रिक टन खाद की जरूरत होती है। महासमुंद में खाद की भारी डिमांड के बीच नकली खाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर अब जिले के अधिकारियों से बात की गई तो वो रटा रटाया जवाब देते नजर आए। ये अभी जो खाद अमानक स्तर का कह रहे हैं, तो जितने भी हमने सैंपल लिया है लगभग जो है सोसाइटियों से हो या प्राइवेट दुकानों से, तो अमानक स्तर का ना के बराबर है। यहाँ जो है उसमें कुछ भी और कारण हो सकते हैं, और जैसे आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाए हैं तो हम उसकी जो है पुनः और जो सैंपल जांच करवाएंगे। मार्केट समिति के माध्यम से खाद का वितरण करती है, और इसमें क्वालिटी का जांच करने का डीडीए उप संचालक कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है। हमारा केवल विपणन का है। सरकारी अधिकारी जांच करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन किसानों का क्या जिन्होंने इन अधिकारियों के भरोसे खेत में नकली खाद डाल दी और अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान किसान अब खाद को लेकर परेशान है। किसानों का आरोप है और शिकायत है कि उनको जो मिल रही खाद है वो काफ़ी निम्न स्तर की है, जिसका फसलों पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका जवाब जब हमने उच्चाधिकारियों से ली तो उनका कहना है कि इसकी पूरी जांच करा लिया जाएगा। अब जब फसल खराब हो चुकी है, खाद का कोई उपयोग नहीं बचा है, तब जांच की बात अधिकारी कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार को ट्रेन हाईजैक कर पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि हाईजैक ट्रेन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक केस में अब तक क्या हुआ है। वो पुरानी कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस हाईजैक हुई ट्रेन ने पाकिस्तान की बर्बरता को जग जाहिर कर दिया है। ये हाईजैक हुई ट्रेन बता रही है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने बलूचिस्तान के लोगों के हक और बुनियादी जरूरतों को हाईजैक कर रखा है, और उसका नतीजा इस ट्रेन हाईजैक के रूप में सामने आया है।
इस हाईजैक को 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना और ISI बेबस खड़ी है। कैसे पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने जैसी करनी की वैसी भरनी रही है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले जानिए कि जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक किया तो आलम क्या था। लांचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लांचर लगा तो धूड़िया हो गया, फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोलो बस तुम जाओ। BLA के लड़ाकों ने उस जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा से थोड़ा सा आगे ही मशकाफ में हाईजैक कर लिया था, जहां पहाड़ी और बंजर इलाका है और ट्रेनें कई सुरंगों के अंदर से होकर गुजरती हैं। रमजान के महीने में BLA ने ट्रेन को हाईजैक इसलिए किया कि इस वक्त सेना, ISI और फ्रंटियर कोर के अधिकारी और फौजी अपने अपने घरों को ईद मनाने जा रहे थे। इस इलाके में मोबाइल का सिग्नल तक नहीं होने से सेना के लिए यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। साथ ही बलूचिस्तान के लड़ाके इस दुर्गम इलाके की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बलूचिस्तान के लोगों को इनसे शिकायत और नाराजगी इस बात की है कि बलूचिस्तान के लोगों पर इनका जुल्म लगातार जारी है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो दमन के दम पर बलूचिस्तान के लोगों के हक की आवाज को दबा देगा। लेकिन जिस तरह से BLA ने गुप्त प्लान के तहत पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया, उसकी भनक तक पाकिस्तानी सेना को नहीं लगी। उससे साफ है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से डरने और दबने वाला नहीं है। मंगलवार को ट्रेन हाईजैक के चश्मदीदों की सुनिए तो BLA के लड़ाकों के गुस्से और तेवर से ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। जो लोग ट्रेन से उतरे प्लीज इधर आ जाए। बस उसके बाद चीखो पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। बदबाई से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कहा जी आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ मानवीय व्यवहार किया होता तो बहुत संभव है कि मशकाफ में जो कुछ हुआ वो नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जहां पड़ोसी देशों में आतंक का जहर बोया, वहीं आतंकी जहर के कुछ पेड़ अपने देश में भी लगाए। जब पाकिस्तानी आर्मी ही आतंकवादी जैसा बर्ताव करने लगी तो बलूचिस्तान के लोगों ने बंदूक उठा ली। नतीजा ये है कि मासूम लोग आज बंधक बने अपने परिजनों की सही सलामत वापसी के लिए दुआओं तक सिमटे हुए हैं। वो हार्ट पेशेंट है, वो टैबलेट ना खाए तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने उनको सुबह एनजी से टैबलेट भी लेकर दी उनको। मैंने कह रहे थे कि यार रोक, मुझे एनजी से टैबलेट लेना, अगर मेरी हार्ट बीट तेज हो तो मैं फौरन टैबलेट जो है इनहेल कर लूँ। मैंने कहा वो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अभी तक मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। हमारे रिलेटिव जो है इस ट्रेन में जा रहे थे तो वो अभी तक जो है वो मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, वो कहते कि सुबह मैंने उनको ट्रेन पे स्विच ऑफ किया और मैं चला गया। अभी उनसे कोई रब्ता नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान से को चाहिए कि उनके लिए कोई एमरजेंसी नाफे वो की जाए ताकि उनसे कोई अपने अजीज़ों कारब से कोई रिश्तेदारों से रब्ता कायम करे, कोई नंबर दिया जाए ताकि उनके बारे में कोई मालूमात हासिल हो सके।